अगर एक दिन जमीन बोलने लगे तो शायद वो चीख कर कहे, मुझे तुम्हारे दुश्मनों ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना मेरे अपने बच्चों ने पहुंचाया। बहुत ही गहरी बात है। बिल्कुल। ये इंतहाई ताकतवर और सच्ची बात कहूं तो दिल दहला देने वाले अल्फाज हैं जो हमने इस ऑडियो दस्तावेजी जायजे की पहली किस्त में सुने, जिसका उन्वान जमीन की आखिरी पुकार है। मैं सोच रही थी कि ये जुमला कितना सच है। और देखें, ये सिर्फ एक जज्बाती बयानिया नहीं है, मतलब ये एक बहुत बड़ी और तल्ख हकीकत की तरफ इशारा कर रहा है जिसका हम आज गहरा मुताला करने वाले हैं। सही। और आज के इस तफसीली जायजे का मकसद भी कोई ख्याली कहानी सुनाना नहीं है। हम इस्लामाबाद के सवां गार्डन ब्लॉक H एक्सटेंशन में पेश आने वाले एक बिल्कुल हकीकी और इंतहाई संगीन सानहे की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, और हमारे पास जो शवाहिद हैं वो काफी परेशान कुन है। जी, हमारे पास आज के जराए में ये दस्तावेजी ऑडियो जायजा, कुछ अदालती अहकामात की कॉपियां, बाकायदा GPS नक्शे और साइंसी रिपोर्ट शामिल हैं। मतलब ये हवाई बातें नहीं है। जाहिर है, और ये बताना यहाँ बहुत जरूरी है कि ये मामला बज़ाहिर सिर्फ एक मोहल्ले का लग सकता है, लेकिन दर हकीकत ये माहौलियात, कानून की अमलदारी और इंसानी बका की कशमकश की एक बहुत बड़ी दास्तान है। ये उस बात का सबूत है कि हम कैसे अपने ही वसाइल को तबाह कर रहे हैं। मैं भी यही सोच रही थी। हम अक्सर सोचते हैं ना कि माहौलियाती तबाही कोई ऐसी चीज है जो दूर कहीं ग्लेशियर्स पिघलने से होती है, या फिर जंगलों में आग लगने से, लेकिन यहाँ तो तबाही बिल्कुल एक रिहायशी इमारत के सहन में हो रही है। तो आइए इसकी तफसीलात को खोलते हैं। जी, तो बात शुरू होती है स्वान गार्डन की स्ट्रीट नंबर 38 से। वहाँ एक 4 मंजिला रिहायशी इमारत है जिसे तैयब प्लाजा कहा जाता है। अच्छा। और दस्तावेजी सबूत बताते हैं कि इस 4 मंजिला प्लाजे से महज 15 फुट के फासले पर एक हैवी ड्यूटी ट्यूबवेल की ड्रिलिंग यानी बाकायदा बोरिंग की जा रही है। 15 फुट? मतलब 15 फुट तो कुछ भी नहीं होता। ये तो बिल्कुल दीवार के साथ वाली बात हो गई। बिल्कुल दीवार के साथ, और ये कोई आम घरेलू बोरिंग नहीं है। जराए के मुताबिक ये बोर 450 से 500 फुट गहरा है। ओ खुदाया, इतनी गहराई? हाँ, और इसकी पानी निकालने की सलाहियत सुनिए, ये 3000 से 5000 गैलन पानी फी घंटा निकाल सकता है, और ये मशीन रोजाना 12 से 22 घंटे मुसलसल चलने की सलाहियत रखती है। एक मिनट, अगर हम इसका हिसाब लगाएं, 5000 गैलन फी घंटा और 22 घंटे, ये तो रोजाना का 1 लाख गैलन से ज्यादा पानी बनता है। सिर्फ एक मशीन से? जी, 1,10,000 गैलन के करीब। और रुकें, तबाही यहाँ खत्म नहीं होती। इसी मखसूस इलाके में महज 1320 फुट के दायरे के अंदर नक्शे पर ऐसे 8 मजीद हैवी ड्यूटी इंडस्ट्रियल बोर्ड्स मौजूद हैं। क्या बात कर रहे हैं? यानी कुल मिलाकर 9 इंडस्ट्रियल बोर्ड्स, वो भी एक ही रिहायशी इलाके के एन बीच में? बिल्कुल, और ये सारा काम मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी हो रहा है। मतलब पंजाब वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी एक्ट 2025 का जो सेक्शन 20 है, उसके तहत लाइसेंस लेना लाजमी है। इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है। सही। और पाकिस्तान माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एक्ट के तहत EIA यानी माहौलियाती असरात का जायजा लेना जरूरी होता है। यहाँ कोई जायजा नहीं लिया गया। ये तो ऐसा है जैसे किसी ने एक छोटे से ड्राइंग रूम में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल वैक्यूम क्लीनर लगा दिया हो, जो हवा के साथ साथ कमरे के कालीन और दीवारों की बुनियादें भी खींच ले। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या ये महज कागजी या तकनीकी खिलाफ वर्जी है, या इसके ग्राउंड पर कुछ फौरी जिस्मानी नुकसानात भी हैं? आपकी वैक्यूम क्लीनर वाली तशबीह बहुत जबरदस्त है, और इसका जवाब हमें साइंस देती है। ये बोरिंग एक टिक टिक करता टाइम बम बन चुकी है। अमेरिकी आर्जियाती सर्वे यानी USGS की रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेरे जमीन पानी का इस तरह बेतहाशा निकालना जमीन धंसने की सबसे बड़ी वजह है। जमीन धंसने की? यानी जिसे हम लैंड सबसाइडेंस कहते हैं? जी बिल्कुल। मेक्सिको सिटी, शंघाई और वेनिस की मिसालें हमारे सामने हैं, जहां पानी निकालने की वजह से इमारतें अपने ही वजन से धंस गईं। IPCC की रिपोर्ट भी वाजे करती है कि पानी खींचने से मिट्टी की ऊपरी तह कमजोर पड़ जाती है। अच्छा, मतलब वो जो पानी मिट्टी को सहारा दे रहा होता है वो निकल जाता है तो जमीन पिचक जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जब मिट्टी पिचकती है तो इमारतों की बुनियादें खोखली हो जाती हैं। लेकिन इसका एक और बहुत भयानक पहलू भी है। वो क्या? जमीन के धंसने से भी ज्यादा भयानक? जी, वो है जहरीला पानी।
देखिए, जब आप 400 से 500 फुट की गहराई से पानी खींचते हैं तो वो कोई ताजा चश्मे का पानी नहीं होता। इतनी गहराई में मौजूद पानी में आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड शामिल हो सकता है, जो कैंसर और जिल्द के अमराज का बायस बनता है। ओह, यानी लोग जिसे पीने का साफ पानी समझेंगे वो दरअसल कैंसर बांट रहा होगा। बिल्कुल। और उसके अलावा इसमें फ्लोराइड हो सकता है, जिससे हड्डियां कमजोर होती हैं। और भारी धातें मतलब लीड, मरकरी और कैडमियम, ये धातें सीधा इंसान के आसाबी निजाम को तबाह करती हैं। ये तो इंतहाई खौफनाक बात है। जाहिर है, आलमी इदारा सेहत WHO की वाज़ेह रिपोर्ट है कि ऐसे जहरीले पानी का तवील मुद्दती इस्तेमाल बराह रास्त मौत का बाइस बन सकता है। ये तो सीधा सीधा मौत का कुआं खोदने वाली बात हो गई। मुझे ये बताएं कि क्या CDA या पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इस पर कुछ नहीं कहते? क्या इमारत और इतने बड़े बोर के दरमियान फासले का कोई उसूल सिरे से मौजूद ही नहीं है? उसूल तो मौजूद है। कानून के मुताबिक किसी भी बोर और इमारत के दरमियान कम से कम 32 फुट और तरजीहन 100 फुट का फासला होना लाजमी है। और तैयब प्लाजा से फासला सिर्फ 15 फुट है? जी, जो कि कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है और इंतहाई खतरनाक है। तो इस सब के बाद इस वक्त कितने लोग या कितने घर बराह रास्त इस खतरे की जद में है? क्योंकि हम सिर्फ एक बोर की बात तो नहीं कर रहे हैं ना। बिल्कुल। और रिहायशियों ने खुद जो GPS नक्शे तैयार किए हैं वो सूरत हाल की संगीनी को वाज़े करते हैं। उनके मुताबिक इस वक्त 251 मकामात खतरे के दायरे में हैं। 251? जी, उन्होंने इसे जोन्स में बांटा है। सबसे पहला है इंतहाई खतरनाक जोन, जो 0 से 100 फुट के अंदर आता है। इसमें तैयब प्लाजा तो 15 फुट पर है, फिर फ्लूस बेकरी है जो 90 फुट पर है, मस्जिद दारुत तौहीद 85 फुट पर है और 20 से ज्यादा घर शामिल हैं। यानी ये सब रेड जोन में है? बिल्कुल रेड जोन में। इन इमारतों के गिरने का खतरा 70% से भी ज्यादा है। 70%? ये तो किसी भी लम्हे जमीन बोस हो सकती है। और जो इस रेड जोन से थोड़ा बाहर है वो भी मुकम्मल महफूज नहीं है। अगला दायरा शदीद और संगीन खतरा जोन है, जो 100 से 300 फुट तक है। इसमें PWD के 4 बोर्ड्स के करीब की इमारतें, स्वां पिशिश, कैवत प्लाजा और मजीद 150 से ज्यादा घर शामिल हैं। ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब ये महज कोई आदादो शुमार नहीं है, ये सैकड़ों खानदान है। ये उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी है, उनके बच्चों का मुस्तकबिल है, जो बस मिट्टी में मिलने के खतरे से दो चार है। बिल्कुल। और ये हम सब के लिए गौर करने का मुकाम है कि जिस जमीन पर हम खुद को बहुत महफूज समझते हैं, वो कितनी तेजी से और कितनी खामोशी से हमारे ही कदमों के नीचे खोखली की जा रही है। सही, लेकिन मेरे जहन में एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। अगर ये सब इतना ही खतरनाक है, इतना ही गैर कानूनी है, तो क्या किसी ने अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया? मतलब क्या निजाम इंसाफ सो रहा है? यही तो इस कहानी का सबसे अफसोसनाक हिस्सा है। लोगों ने अदालत का दरवाजा बिल्कुल खटखटाया, लेकिन उसके बाद अदालती निजाम का जिस तरह मजाक बनाया गया वो हैरान कुन है। मैं आपको जरा टाइमलाइन बताता हूँ। 22 जून 2026 को ये मशीन वहाँ पहुंची। अच्छा। 24 जून को यानी सिर्फ 2 दिन बाद लोगों ने अदालत से बाकायदा स्टे ऑर्डर ले लिया कि काम रोका जाए। तो फिर तो काम रुक जाना चाहिए था, कानून तो यही कहता है। फिर 23 जुलाई को अदालत ने बाकायदा एक बेल्फ मौके पर भेजा। बेल्फ ने दिन के वक्त काम रुकवाया और दस्तखत भी लिए। शुक्र है, फिर तो कम से कम काम बंद हो गया होगा। नहीं हुआ। बेल्फ के जाने के बाद रात को इंतहाई खुफिया तौर पर उन्होंने पाइपलाइन डाल दी। ओ मेरे खुदाया, ये तो एक अंकमुचवाली का खेल लग रहा है। मतलब एक तरफ मुहज्जब लोग कानून की किताबें और स्टे ऑर्डर्स उठाए खड़े हैं, और दूसरी तरफ रात के अंधेरे में ताकत के जोर पर मुस्तकबिल चोरी किया जा रहा है। और इस डठाई की इंतहा देखें कि 28 जुलाई को जिस दिन अदालत में बाकायदा पेशी थी, एन उसी दिन उन्होंने बोर नंबर 3 को चालू भी कर दिया। ये तो सिर्फ एक तामीराती या माहौलियाती मसला नहीं रहा, ये तो हमारे अदालती निजाम का, हमारी रियासत का बराहे रास्त इम्तिहान बन गया है। अगर अदालत के स्टे ऑर्डर की ये औकात रह गई है, तो फिर आम आदमी कहाँ जाए? बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस सब के बावजूद इस कम्युनिटी ने हार नहीं मानी है। उन्होंने मुश्तैल होने के बजाय मुकम्मल दस्तावेजी शवाहिद के साथ एक मजबूत कानूनी मिहाज खड़ा किया है। जी, मेरे पास जो उनके शवाहिद की फहरिस्त है वो काफी मुतासिर कुन है। उन्होंने 100 से ज्यादा तस्वीरें जमा की हैं, 20 से ज्यादा वीडियोस बनाई हैं, जिनमें वो रात के अंधेरे वाला काम भी शामिल है। हाँ, और उन्होंने खुद मेहनत करके तमाम 9 बोर्ड्स के बिल्कुल दुरुस्त GPS कोऑर्डिनेट्स निकाले। बेल्फ की रिपोर्ट, अदालती अहकामात, सब कुछ एक फाइल की सूरत में महफूज किया है। तो उनके मुतालिबात क्या हैं अब? मतलब वो जाहिर है कोई इंतकाम तो नहीं ले रहे होंगे। नहीं, इनके मुतालिबात बिल्कुल जायज और सीधे हैं। एक आजाद और साइंसी यानी हाइड्रोजियोलॉजिकल सर्वे करवाया जाए ताकि पता चले कि जमीन का कितना नुकसान हो चुका है।
صحیح. اور محکموں کی کیا ذمہ داری لگائی ہیں؟ उनका मुतालिबा है कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी मतलब EPA और CDA इसकी मुकम्मल तहकीकात करें, अदालत की तौहीन पर सख्त कार्रवाई हो और जो मकानात खतरे की जद में हैं उनका साख्ती सर्वे करवाया जाए. यानी वो ये मुतालिबात किसी की जायदाद छीनने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए कह रहे हैं. ये वाकई एक पढ़ी लिखी कम्युनिटी का रद्द-ए-अमल है जो इल्म को अफवाह पर और कानून को ताकत पर तरजीह दे रही है. बिल्कुल, और ये हिम्मत की एक बहुत बड़ी मिसाल है. वाकई. तो आज की इस निशिस्त को हम समेटते हैं. समा गार्डन का ये वाकया, जैसा कि हमने देखा, सिर्फ एक मोहल्ले का मसला नहीं रहा, ये पूरे निजाम का और हमारी बका का मसला है. दस्तावेजी जायजे की आखिरी किस्म में इस नामालूम मां ने एक बहुत खूबसूरत बात कही है कि वतन सिर्फ सरहदों से नहीं बनता, बल्कि उन लोगों से बनता है जो आने वाली नस्लों के लिए दुरुस्त फैसले करते हैं. बहुत ही खूबसूरत बात है और मैं इससे पूरी तरह इत्तेफाक करता हूँ. और आज के इस तफसीली जायजे के बाद मैं एक गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ. जी जरूर. आज हम जिस घर में मुकम्मल तौर पर महफूज समझकर आराम से बैठे हैं, क्या हमें वाकई मालूम है कि हमारे कदमों के नीचे जमीन की तहों में क्या हो रहा है? क्या हम अपने शहरों में पानी निकालने के इस बेरहम निजाम और उनके खामोश असरात से वाकिफ हैं, या हम भी उस वक्त तक खामोश रहेंगे जब तक कि जमीन खुद ना बोल पड़े? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो हमें अंदर तक झंझोड़ देता है और हमें मजबूर करता है कि हम अपने इर्द गिर्द होने वाले माहौलियाती इस्तेहसाल पर आंखें बंद ना रखें. हमें तजस्सुस को जिंदा रखना होगा और सवालात उठाते रहना होगा. आज के इस गहरे मुताले में साथ रहने का शुक्रिया. अपना और अपने माहौल का ख्याल रखिएगा.